हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद समर 2.0। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी की क्लासेस देख रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले जियोग्राफी कवर कर रहे हैं। जियोग्राफी में हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे छठा चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। दोस्तों, इस चैप्टर की पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लोग चाहें तो यहाँ से भी सीधा टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो कुछ भी चीज़ें जिस किसी वस्तु या विषय के बारे में जानेंगे वो क्लास 6 के अकॉर्डिंग ही जानेंगे, समझेंगे। आप लोगों को किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है या आपके किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार का स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, आंतरिक प्रक्रिया, बाह्य प्रक्रिया। दोस्तों, ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी चीज़ें हम लोग पृथ्वी पर देखते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान या विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ जो कुछ भी दिखाई देती हैं वो दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, एक आंतरिक प्रक्रिया, दूसरी बाह्य प्रक्रिया। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे आगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। आंतरिक प्रक्रिया के कारण क्या होता है कि कहीं कहीं पृथ्वी जो है धंस जाती है तो कहीं ऊपर उठ जाती है। ये आंतरिक प्रक्रिया के कारण होता है। बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। अब बाह्य प्रक्रिया के वजह से क्या होता है कि स्थल जो है कभी कभी बनते हैं तो कभी कभी टूटते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। यहाँ से हमें अपर्दन की जो है परिभाषा मिलती है कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अब हम इसमें आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं के बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे। अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। अब ये आगे बता रहे हैं कि जो अपर्दन की प्रक्रिया है इसके द्वारा जो है सतह नीचे हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। तो आप लोग थोड़ा सा जान लें कि अपर्दन मीन्स होता है कि कटाव और निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। यानी कि जहाँ पे कटाव होगा वो सतह जो है धंस जाएगी और जहाँ पे किसी भी चीज़ का जमाव होता है तो वहाँ पे एक नया जो है आकृति का निर्माण होता है। तो वो निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा जो होता है वो उससे एक नई आकृति का निर्माण होता है और अपर्दन के द्वारा जो है किसी स्थान या जगह पर जो है सतह वो धंस जाती है, यानी कि वहाँ पे कटाव हो जाता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होता है। अब ये जो दोनों प्रक्रियाएं होती हैं अपर्दन और निक्षेपण, ये या तो बहते हुए जल या वायु या बर्फ के द्वारा होती है। अब आप ये सोचेंगे कि वायु के द्वारा भी कैसे संभव हो सकता है। तो आप ध्यान देंगे कि जब कभी भी आप देखेंगे कि आंधियाँ या तेज़ी से हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ में कुछ ना कुछ धूल मिट्टी उड़ा के लेके जाती हैं। तो वो जहाँ पे उसका जमाव करेंगी, निक्षेपण करेंगी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ की स्थलाकृति ऊपर की ओर उठ जाती है, यानी कि वहाँ पे एक नई आकृति का निर्माण होता है। तो और जल के द्वारा आप देखेंगे कि जल अपने साथ कुछ ना कुछ अंश मिट्टी का या गाद वगैरह अपने जल के साथ
लेके जाता है और वो कहीं ना कहीं छोड़ देता है। जहाँ पे छोड़ता है वहाँ पे जो है एक नई आकृति का निर्माण होता है, और जहाँ से कटाव करता है वहाँ पे अपर्दन हो जाता है, और जहाँ पे ले जाके उसको जमा करती है वहाँ पे निक्षेपण हो जाता है। यही ऐसे बर्फ़ के द्वारा भी होता है। हम विभिन्न स्थल रूपों को ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठार एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब ये जो स्थला आकृतियाँ बनती हैं अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं के कारण, तो जो आकृतियाँ बन रही हैं उनको हम जो है ऊंचाई और उनके स्थल रूप और ढाल के आधार पर उनका नामकरण कर दिए हैं। तो जैसे पर्वत, पठार और मैदान। अब हम आगे पर्वत, पठार और मैदान के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे पर्वत। पर्वत किसे कहते हैं और पर्वत की विशेषता क्या है, पर्वत किस तरह के तरीके से हमें लाभ पहुंचाते हैं। तो पर्वतों के बारे में हम क्लास 6 के अकॉर्डिंग जो कुछ भी चीज़ें दिया हुआ है हम उसको जानेंगे। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी हो जाती है। आप 2-3 चीज़ों के बारे में यहाँ जान लें कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, यानी कि आप कभी भी अगर पर्वत पर जाएंगे, पहाड़ पर, तो वहाँ देखेंगे कि हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहाँ की जलवायु ठंडी हो जाती है। तो ये वही बात बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ की जलवायु जो है वो ठंडी हो जाती है। और पर्वत जो होता है वो प्राकृतिक ऊंचाई होती है। पर्वत का शिखर जो होता है वो छोटा होता है और आधार जो होता है वो चौड़ा होता है। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। अब यहाँ पे पर्वत की परिभाषा दी हुई है कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। अब इसके बारे में हम आगे चित्र के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझेंगे कि पर्वत आखिर किसे कहते हैं। चलिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चित्र बना हुआ है। इस चित्र के ऊपर आप गौर करेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो शीर्ष है वो नुकीला है, और यहाँ पे देखेंगे जो आधार है ये काफ़ी चौड़ा है और इसकी ढलान जो है वो तीव्र है। तो इसी के आधार पर पर्वत की परिभाषा बनाई गई है कि ऐसी आकृति जिसका आधार चौड़ा, आधार मतलब ये आधार जिसका चौड़ा व शिखर नुकीला होता है, ये वाला हिस्सा नुकीला होता है, तथा जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो, पर्वत कहलाता है। यानी कि अब हम आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि ऐसी आकृति जिसका आधार चौड़ा और शिखर नुकीला और जिसका ढाल जो है वो तीव्र हो और जिसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर हो, उसे जो है पर्वत कहा जाता है। तो आप चित्र के माध्यम से पर्वत की परिभाषा को याद रख सकते हैं। और ये जो साथ में आप चित्र देख रहे हैं ये पर्वत श्रृंखला है। जब कई सारे पर्वत ऐसे एक साथ में बने होते हैं तो उसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे अच्छे से अध्ययन करेंगे। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। अब यहाँ पे हमें एक हिमानी की परिभाषा मिल रही है कि बर्फ़ जो पहाड़ों पर नदियाँ होती हैं बर्फ़ वाली, उन्हें जो है हिमानी कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा उन्हें आप नहीं देख सकते। ऐसे पर्वत जो सतह पे हैं उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि समुद्र के भीतर भी कई सारे पर्वत हैं जिसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ की धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि कम होती है। अब यहाँ बता रहे हैं ये कि पर्वतों पर आखिर जनसंख्या कम क्यों होती है। तो पर्वतों की जो जलवायु होती है वो कठोर होती है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे कम निवास करते हैं और वहाँ पे खेती करना आसान नहीं होता क्योंकि वहाँ की भूमि जो है समतल नहीं होती, कृषि योग्य नहीं होती, इसलिए जो है पर्वतों पर लोग कम निवास करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ पर्वतों के उदाहरण बताए गए हैं और वो कहाँ पे स्थित हैं इसके बारे में समझाया गया है। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन यहाँ से सीधा पूछा जाता है कि हिमालय कहाँ की पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स कहाँ की पर्वत श्रृंखला है या एंडीज कहाँ की पर्वत श्रृंखला है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हिमालय जो है वो एशिया की पर्वत श्रृंखला है,
आल्प्स जो है वो यूरोप की और एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। अब हमें यहाँ पे पर्वतों के बारे में बता रहे हैं कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे हमें क्लास 6 के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि पर्वत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक वलित पर्वत, दूसरा भ्रंशोत्त पर्वत और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। अब हम इन तीनों पर्वतों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे कि वलित पर्वत किसे कहते हैं, भ्रंशोत्त पर्वत किसे कहते हैं या ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं, यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आल्प्स किस तरह का पर्वत श्रृंखला है और हिमालय किस तरह के पर्वत श्रृंखला है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि हिमालय और आल्प्स जो है वो दोनों वलित पर्वत हैं और जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है। वलित पर्वत के बारे में मैं बता दूं कि वलित पर्वत का मतलब होता है कि मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत जिसको वलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम और अच्छे से आगे अध्ययन करेंगे। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वे विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? वलित पर्वत श्रृंखला। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो सबसे पुरानी है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है जो भारत में स्थित है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। तो अभी हम लोगों ने पीछे अपर्दन के बारे में पढ़ लिया है। तो अपर्दन की प्रक्रियाओं के कारण ही यह जो श्रृंखला है थोड़ी सी घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। अब हमें अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत के बारे में बताया जा रहा है कि इनकी आकृति जो है वो गोलाकार हो गई है, गोलाकार दिखाई देती है और इनकी जो ऊंचाई है वो कम हो गई है। ये बहुत पुराने जो है वलित पर्वत हैं। अब इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे कि अपलेशियन और यूराल जो पर्वत है, एक तो वो जो है वलित पर्वत हैं और दूसरा ये जो है इनकी आकृति कैसी है? गोलाकार है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनाए जाते हैं कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अपलेशियन या यूराल पर्वत की आकृति किस तरीके की है तो आप ध्यान रखेंगे कि गोलाकार है। और ये किस तरीके का पर्वत है तो आप ध्यान रखेंगे कि ये पुराना वलित पर्वत है। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। अब हमें यहाँ पे बताया जा रहा है भ्रंशोत्त पर्वत के बारे में कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। अब इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे आसान से शब्दों में। अब यहाँ पे आप देखें, ये बता रहे थे कि जो भूमि होती है आप देखेंगे कि या तो कभी कभी उसके बहुत बड़ा भाग जो है वो टूटकर धंस जाता है या फिर जो है विस्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ये देखें आप, यहाँ पे ज़मीन समतल है, यहाँ पे समतल है और यहाँ पे उठी हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ की और ऊंचाई रही होगी, यहाँ से टूट के विस्थापित हो गई है, दूसरी जगह चली गई है, जिसकी वजह से जहाँ पे भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण हो रहा है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़मीन ऐसी समतल रहती है तो आप देखेंगे कि आसपास का जो जगह होती है वो धंस जाता है और ये जगह अपनी जगह पर वैसे के वैसे बना रहता है। तो इसकी वजह से भी जो है भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। चित्र आप ध्यान रखेंगे तो आपको परिभाषा अच्छे तरीके से याद रहेगी। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, अंग्रेजी में हार्ट्स, और इसको ग्राबियन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऊपर उठे हुए खंड को, यानी कि ये जो ऊपर उठा हुआ खंड है इसको उत्खंड कहते हैं और जो नीचे धंसा हुआ वाला भाग है, जो नीचे धंस जाता है भाग, उसको द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में भी पूछ सकता है कि नीचे धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं और ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि आप ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे जो फैक्ट्स बनते हैं वो यहीं से निकाले जाते हैं। आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका मेंस
और जो है पीटी दोनों क्लियर होता चला जाएगा साथ साथ में। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे और जो है आपका बेस भी अच्छे तरीके से मजबूत होगा और आपके मेंस के लिए भी बहुत अच्छा बेस बनता जाएगा। बस आप साथ में बने रहें और अच्छे तरीके से आप जो है चीज़ों के बारे में समझें। यूरोप की यहाँ पे थे हम लोग। यूरोप की राइन घाटी तथा वनसेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। अब ये जो भ्रंशोत पर्वत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पे उसी का उदाहरण ये बता रहे हैं कि यूरोप की जो राइन घाटी है और वनसेज पर्वत जो है वो इसी तरह के भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हैं। आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। अब हम आगे देख रहे हैं ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। तो ये बता रहे हैं कि ज्वालामुखी पर्वत जो होता है वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं और माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। आप इसे याद रखेंगे कि किलिमंजारो और फ्यूजियामा जो है वो ज्वालामुखी पर्वत हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। अब यहाँ पे हमें एक नया चीज़ मिल रहा है कि प्रशांत महासागर में मानाकी हवाई द्वीप है। ये एक जगह का नाम है जो पर्वत है और ये सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 10,205 मीटर माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। लेकिन हमें इसका जो है थोड़ा सा ही भाग दिखाई देता है क्योंकि ये जो है प्रशांत महासागर के नीचे है, सतह पे है। इसकी वजह से हमें इसका खाली ऊपर का भाग दिखाई देता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि मानाकी हवाई द्वीप कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है और इसकी ऊंचाई जो है 10,205 मीटर है और माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। अब हमें बताया जा रहा है पर्वतों के क्या लाभ हैं, उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। बहुत सी नदियों के स्रोत पर्वत में स्थित हिमानियों में होता है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पादक जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि पर्वत हमारे लिए किस तरीके के लाभदायक होते हैं। पर्वत जो होते हैं वो जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों के स्रोत जो है पर्वतों में होते हैं और पर्वतों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं और यहाँ पे जो है हमें गोंद, रेजिन इत्यादि तरीके के पदार्थ प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। यह पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। यहाँ पे पर्यटन का भी बहुत सारा मौका होता है। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। आप यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। खेलों के नाम दे देंगे और ये पूछेंगे कि ये कौन सी जगह खेलने वाले खेल हैं, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि पर्वतों पे खेले जाने वाले खेल निम्नलिखित में से कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से 3 गलत दे दिया जाएगा या फिर 2-3 सही दे दिया जाएगा। उसमें से आपसे फिर पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पर्वतों पर जो खेल खेले जाते हैं वो पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है और स्कीइंग पर्वत के प्रचलित खेल हैं। अब हम देखेंगे आगे पठार के बारे में। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। अब हम पठार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि पठार जो है उठी हुई सपाट भूमि होती है, यानी कि समतल होती है, बस वो जो है अपने सतह से उठी हुई होती है। यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा होता है, यानी कि उसके अपने आसपास के जो क्षेत्र होता है उससे ये अधिक उठा होता है और ये समतल होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। आप इसे ध्यान रखेंगे और इसे हम आगे चित्र के माध्यम से भी समझेंगे।
आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इसकी आसपास की जो ज़मीन है वो नीचे है और ये ऊपर उठा हुआ है और इसकी जो भूमि है ये समतल है। इसी को जो है पठार कहते हैं। आप चित्र को ध्यान रखेंगे तो आपको परिभाषा अच्छे तरीके से याद रहेगी। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। आप इसे ध्यान रखेंगे कि दक्कन का पठार कहाँ है, भारत में है और ये पुराने पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार पठार के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे कुछ नाम दे दिए गए हैं और उसके उदाहरण के रूप में बताए गए हैं। आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर है। इस फैक्ट्स को आप अच्छे से याद रखेंगे कि जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का जो है सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक की है। चलिए हम आगे अब देखेंगे। पठार बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें जो है खनिजों की प्रचुरता होती है। अब हमने पहले पर्वत के बारे में पढ़ लिया, पर्वतों से हमें किस तरीके के लाभ होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद जो है देख रहे हैं पठार के बारे में पढ़ लिया, पठार की परिभाषा पढ़ ली और कुछ पठार के उदाहरण हमने देख लिए। अब हम देख रहे हैं कि पठार जो है वो किस तरीके के जो है हमारे जीवन में लाभदायक होते हैं, क्या क्या उपयोग हमारे जीवन में जो है पठारों का होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पठार बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। आप कुछ चीज़ों को यहाँ याद रखेंगे कि जैसे अफ्रीका का जो पठार है वो सोना और हीरा के खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। आप जो है इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि जो भारत का छोटा नागपुर का पठार है वो आप लोग जो है जब जियोग्राफी पढ़ें तो आप अपने साथ में जो है मैप लेकर बैठें, तो आप जैसे किसी भी जगह के बारे में जब बात किया जाता है तो आप लोग उस लोकेशन को जो है मैप में देख लें ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से चीज़ों के बारे में जानकारी रहे। इससे आप जो है चीज़ों के बारे में जल्दी भूलेंगे नहीं। तो भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ से हमें लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत सारे भंडार मिलते हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्वर्ण नदी रेखा पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी, ये जो जोग जलप्रपात है अब इसका हम जो है इसको महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। आप ध्यान रखेंगे कि जो भारत में छोटा नागपुर का पठार है जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जो छोटा नागपुर का पठार है इस पे जो है स्वर्ण रेखा नदी है और इसी पे जो है हुंड्रू जलप्रपात है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हुंड्रू जलप्रपात जो है कहाँ है, वो छोटा नागपुर की स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और कर्नाटक में जोग जलप्रपात, जिसे अब हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, इसके दो उदाहरण हैं। चलिए अब हम आगे देखेंगे। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए अच्छी होती है। तो ये बात कर रहे हैं कि जो लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है वो जो है अधिक उपजाऊ होती है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो काली मिट्टी होती है वो अत्यधिक उपजाऊ होती है और खेती के लिए अच्छी होती है। तो हम लोगों ने अभी तक पर्वत पठार के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे मैदानों के बारे में। मैदानों के बारे में हम देखेंगे। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदान जो होते हैं वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर उठे होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें हम जो है देख चुके हैं, बस हमें जो है इन चीज़ों को अपने जो है दैनिक जीवन के साथ रिलेट करके रखना है ताकि इन सब चीज़ों को हम जो है एक लंबे समय तक याद रख सकें। जैसे मैदान है, मैदान तो हम लोगों ने देखा है, पर्वत भी देखा है, पठार भी देखा है। तो आप इसलिए जैसे किसी भी पर्वत को आप जानते हैं जहाँ पे आप विजिट कर चुके हैं, उस पर्वत के बारे में ध्यान करके इस परिभाषा को याद रखेंगे और वहाँ पे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, पर्वतों से हमें क्या लाभ है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए हम अब मैदान के बारे में और देखते हैं। नदियों पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं।
वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अभी हमने देखा कि पर्वतों का निर्माण मैदानों का निर्माण कैसे होता है। मैदानों का निर्माण जो है नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए गाद की वजह से होता है। तो ये आगे उसी के बारे में बता रहे हैं कि जो नदियाँ जो हैं वो पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और इन्हीं की वजह से वो जो है बहुत सारे चीज़ों को अपरदित कर देती हैं और वो अपरदित पदार्थों को जो है अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर उसको छोड़ देती हैं। तो ये उसी चीज़ को बता रहे हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को अपने घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। तो जो नदियाँ और सहायक नदियों के द्वारा जो है पत्थर, बालू, सिल्ट इत्यादि चीज़ जो है अपने साथ जो वो लेके आती हैं तो वो जो है घाटियों में उसे निक्षेपित कर देती हैं, यानी कि छोड़ देती हैं। तो वहाँ पे जो है मैदानों का निर्माण हो जाता है। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण बताए गए हैं कि जो एशिया में भारत में गंगा, एशिया जो है तो एशिया में भारत है, अब भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है और चीन में जो है यांगत्से नदी का मैदान जो है ये प्रमुख उदाहरण हैं मैदान के, जो नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदानी क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में गंगा का मैदान जो है वो देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम क्लास 6 की NCERT पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग अब यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को खुद अंदाज़ा लग गया होगा कि हाँ यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीधे के सीधे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इससे जो है कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोगों को लिखकर इससे जो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, जिससे जो है आगे आपको लिखने में आसानी हो। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर के माध्यम से किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, आपको बताना है कि प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार के उपयोगी हैं। मैदानों का निर्माण किस प्रकार का होता है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है क्यों। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाला होता है क्यों। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बता ही दिया है। अब आप लोगों को इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लोग फिर से वीडियो देखेंगे तो आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब चीज़ों के बारे में हमने पूरे चैप्टर में अच्छे से बताया है। अब इसमें कुछ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। पर्वत जो है वो पठारों से भिन्न होते हैं किस आधार पर। ऊंचाई के आधार पर, ढाल के आधार पर या अभिमुखता के आधार पर। अब आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन करना है। हिमानी कहाँ पाई जाती है। पर्वतों में पाई जाती है कि मैदानों में पाई जाती है या पठारों में पाई जाती है, आप देखेंगे इसको। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, केन्या में, ऑस्ट्रेलिया में कि चीन में, इस चीज़ को आप देखेंगे। अब यहाँ पे देखें यांगत्से नदी कहाँ बहती है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या चीन में। यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज या आल्प्स या रॉकीज। तो इस तरीके के जो भी कुछ क्वेश्चन हैं, यहाँ पे कुछ जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन हैं। आपको इनके बारे में जो है देख लेना है अच्छे से कि यहाँ पे कौन से चीज़ भरे जाएंगे, कौन से शब्द भरे जाएंगे। जैसे समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं। समतल भूमि वाले क्षेत्र रहता है तो उसको क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे कि पर्वत कहेंगे कि पठार कहेंगे। हिमालय एवं आल्प्स जो है पर्वतों के उदाहरण, किस तरीके के उदाहरण हैं हिमालय और आल्प्स। और क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है तो कौन सी जगह, कौन से क्षेत्रों में जो है खनिजों की प्रचुरता अधिक होती है, आपको यहाँ पे भरना है। पर्वतों का क्रम होता है, यहाँ पे आपको देख लेना है कि क्या भरना है। क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होता है तो वो आपको देख लेना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेंगे। अब आगे जो है हम देखेंगे इसके बाद 7वां चैप्टर, वो हम लोग कल देखेंगे। तो आप लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।